हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना परिवार अपना चैनल सीखिए ज्ञान पे। और यहाँ पे आपको लगता है हर टॉपिक आसान। तो साथियों, जैसे कि आप सभी का बार बार लगातार डिमांड आ रहा था, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्लास 10th का स्टार्ट करिए। तो आप सभी के डिमांड पर ही हम लोगों ने क्लास 10th को स्टार्ट किया, और जिसमें फिजिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला क्लास अपलोड हो चुका है दिलीप सर के द्वारा। आप जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत जो केम्बो है यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप जब भी बैठेंगे प्लीज़ नोटबुक और पेन को लेकर बैठेंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा। आपको जो भी बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसे भी साथ साथ में डील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट किया जाए। आज का क्लास बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट बेसिक से पढ़ेंगे यानी जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका छूट गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी बायोलॉजी, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है बायोलॉजी बायोलॉजी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो ये बेसिकली दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ये दो आपके ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक को हम बोलते हैं बायोज, एक को क्या बोलते हैं, बायोज, और दूसरे को हम बोलते हैं लोगोज। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों ग्रीक वर्ड हैं, बायोज और लोगोज। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं बगल में, ये कैसे वर्ड हैं, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। बायोज को हम बाद में क्या करते हैं कि बायोज को हम बाद में बोलने लगते हैं बायो, और जो लोगोज है उसे बाद में हम कहने लगते हैं लॉजी। यानी कि बायोज को हम क्या करते हैं, बाद में इसे हम बोलने लगते हैं बायो, बाद में हम बोलने लगते हैं बायो। ठीक है, और इसे जो लोगोज है इसे बाद में हम बोलने लगते हैं लॉजी। ठीक है, यानी कि लॉजी, इसे हम बाद में बोलने लगते हैं। ठीक है, अब ग्रीक शब्द है दोनों, तो इसका अर्थ क्या है, कुछ तो अर्थ भी होता होगा। तो आइए जानते हैं कि जो आपका बायो है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है लाइफ, इसका अर्थ है लाइफ, इसका अर्थ क्या है, लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है, आप कहोगे जीवन। और ये जो आपका लॉजी है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्टडी, स्टडी यानी कि नॉलेज भी आप बोल सकते हैं। इसका अर्थ है स्टडी या फिर नॉलेज यानी कि जानकारी। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, इसका अर्थ है लाइफ जीवन, इसका अर्थ है स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन, अध्ययन। तो इन दोनों को यदि आप कंबाइन करते हैं, इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो आप दोनों को मिला सकते हैं, और दोनों को मिला कर बोल सकते हैं कि जो आपका बायोलॉजी है, जो आपका बायोलॉजी है इसका अर्थ होता है, एक सेंटेंस में समझना चाहें तो आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि आप बोलेंगे जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हम नहीं बता दिए हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताए हैं कि जो आपका बायोलॉजी है वो बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दो ग्रीक वर्ड हैं, एक को बोलते हैं बायो और एक को बोलते हैं लोगोज, बायोज और लोगोज। बायोज को हम बाद में क्या कहते हैं, बायोज को हम बाद में बायो बोलने लगते हैं, और लोगोज को बाद में लॉजी बोलने लगते हैं। और दोनों को यदि आप कंबाइन करते हैं तो बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और जो आपका लॉजी है उसका अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी का मतलब अध्ययन। अर्थात अगर बायोलॉजी को आप एक सेंटेंस में बोलना चाहें तो यू कैन से स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अध्ययन। अब आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जो ये बायोलॉजी है इसके फादर कौन है, यानी इसके जनक कौन है, बायोलॉजी के जो जनक हैं ये श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ बगल में लिखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी का श्रेय जाता है वो जाता है एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल।
ठीक है। इन्हीं को आप देखोगे कि किताबों में अरस्तु भी लिखा जाता है। इन्हीं को हम हिंदी में अरस्तु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अरस्तु बोल देते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, उम्मीद है कोई दिक्कत ना होगा। अब आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और जानते हैं कि जो बायोलॉजी है इसके कितनी शाखाएं हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्रांचेज हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आपका बायोलॉजी है इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? तो मुख्य बोलोगे 2 शाखाएं। हालांकि इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी होता है यानी कि सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है, या फिर आप बोलोगे कवकों का अध्ययन अलग, फिर आप बोलते हैं जैसे कोशिकाओं का अध्ययन, ठीक है, ऊतकों का अध्ययन। तो इस तरीके से बायोलॉजी के बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत सारी शाखाएं हैं। लेकिन आप मुख्य रूप से 2 मानते हो। 2 कौन कौन सा? एक को आप कहेंगे बोटनी, एक को क्या बोलेंगे? बोटनी कहेंगे, ठीक है, और एक को बोलेंगे हम जूलॉजी। एक को बोलेंगे बोटनी, एक को बोलेंगे जूलॉजी, ठीक है। अब बोटनी का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी जानते ही हैं, इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और इसे बोलेंगे जंतु विज्ञान, इसे हिंदी में कहेंगे जंतु विज्ञान, ठीक है। इसका मतलब जो बायोलॉजी है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं। यानी कोशिकाओं का अध्ययन अलग बायोलॉजी होता है जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन अलग बायोलॉजी होता है जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं। किडनी का अध्ययन अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से बायोलॉजी की बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। एक को हम कहेंगे बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और एक को बोलेंगे जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो देखिए जो बोटनी है इसके फादर कौन है? इसमें बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम से स्पष्ट है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी इसमें अध्ययन किसका करते हैं? इसमें हम अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये पौधों का अध्ययन है, पौधों का अध्ययन है, पादप का अध्ययन है, और ये किसका अध्ययन है? ये जंतुओं का अध्ययन है, ठीक है। अब आइए, अब जो वनस्पति विज्ञान के फादर हैं, वनस्पति विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं, ये किनको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ लिखेंगे, इन्हें हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, चूंकि नाम है तो हिंदी भी वैसे ही होगा। हिंदी में लिखा जाता है थियोफ्रेस्टस, ऐसे आप लिखोगे थियोफ्रेस्टस। इसी तरह जो जूलॉजी है इसके फादर कौन है? जूलॉजी के फादर कौन है? इसके फादर हैं वही एरिस्टोटल, जो कि बायोलॉजी के फादर हैं। उन्हीं को हम जंतु विज्ञान का भी पिता कहते हैं, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं जी? तो पहले बता चुके हैं, इसे बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। तो आप एरिस्टोटल बोलो या फिर अरस्तु बोलो। तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं। तो यहाँ तक, अब यहाँ तक आपकी किताब में नहीं दिया होगा, मुझे पता होगा, आपकी किताब में दिया होगा लाइव प्रोसेस से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से टॉपिक दिया है, यानी कि लाइव प्रोसेस। तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे जहाँ से टॉपिक दिया होगा किताब में, यानी कि लाइव प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम। जो यहाँ से दिया हुआ है टॉपिक, इसे हम कहते हैं लाइव प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। देखिए हम इतना अच्छा से समझेंगे ना कि आप
बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा प्लीज़, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा या नहीं, हम लोग कंटिन्यू करें या नहीं, ठीक है। तो जय प्रक्रम इसका मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम। अब देखिए जय प्रक्रम क्या होता है, तो आप इसे नॉर्मली आप ऐसे समझिए कि जय प्रक्रम का अर्थ होता है कि वे सभी क्रियाएं जिससे आप जिंदा रह सकें, हम जिंदा रह सकें, कोई सजीव जिंदा रह सके। ज़रा सोच के देखिए, खुद सोचिए कि वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा यानी जिसके आधार पे हम जिंदा रहते हैं। अगर उनमें से एक भी नहीं हुआ तो शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम या कोई भी सजीव। तो आप सोचोगे कि जैसे श्वसन, जैसे भोजन ग्रहण करना जिसे हम पोषण कहेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे उसका उपयोग करेंगे पोषण कहेंगे, या फिर परिवहन, उत्सर्जन, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। और अगर कोई जीव जिंदा नहीं रह पाएगा तो इन सभी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, इन सभी क्रियाओं को हम बोलेंगे जय प्रक्रम। नाम देखिए, नाम लिखा है लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन का प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया। और जीवन की प्रक्रिया क्या क्या होगी इसे हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो सिंपल से लिख सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं, आप लिखोगे वे सारी क्रियाएं, आप लिखते चलेगा मेरे साथ, ठीक है। वे सारी क्रियाएं जो किसी जीव में, जो किसी सजीव में, वे सारी क्रियाएं जो किसी सजीव में जीवन को बनाए रखती है, जीवन को बनाए रखती है। वे सारी क्रियाएं जो किसी सजीव में जीवन को बनाए रखती है, जीवन को बनाए रखती है। वे सारी क्रियाएं जो किसी सजीव में जीवन को बनाए रखती है, कमा जय प्रक्रम कहलाती है, जय प्रक्रम कहलाती है, बताइए समझ में आया क्या। अगर एग्जाम्पल हम देना चाहें तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं जय प्रक्रम का, जैसे श्वसन, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा श्वसन। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे हम दे सकते हैं पोषण। तीसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं परिवहन। चौथा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं उत्सर्जन। चौथा एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन, ठीक है। ये क्या है, ये जय प्रक्रम है, मतलब इनके बिना आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब बोलेंगे कैसे सर, थोड़ा समझाइए, तो आइए समझ लेते हैं बारी बारी से कि इनके बिना हम कैसे जिंदा नहीं रहेंगे। श्वसन क्या है, पोषण क्या है, परिवहन क्या है और उत्सर्जन क्या है, तो इनको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इनके बिना हम जिंदा क्यों नहीं रख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्वसन का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्या समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन है। ये कंप्लीट मतलब डेफिनेशन नहीं है या कंप्लीट जानकारी नहीं है। बायोलॉजी में यानी कि विज्ञान में, जीव विज्ञान में श्वसन का मतलब होता है कि आप भोजन किए, भोजन करने के बाद भोजन आपके शरीर में पहुंचा। अब शरीर में जब भोजन पहुंचा तो जब तक भोजन टूटेगा नहीं, माने भोजन का पाचन नहीं होगा, तब तक ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा का मतलब शक्ति, एनर्जी, और जब तक एनर्जी नहीं बनेगा इसका मतलब एक तरीके से कि श्वसन हुआ ही नहीं। यानी श्वसन बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। कई सारी क्रियाओं का समूह हो सकता है श्वसन, ठीक है। नहीं, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिसके द्वारा किसी जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है जब भोजन या ग्लूकोज टूटता है, तो ये होता है श्वसन, है कि नहीं। यानी श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी बनाना, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। दूसरा होता है पोषण। पोषण क्या होता है, तो पोषण का अर्थ होता है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद
जब आपका शरीर यानी कि आप उस भोजन का उपयोग कर लिए, माने भोजन का पाचन वगैरह हो गया, उससे एनर्जी प्राप्त कर लिए, तब इस क्रिया को हम कहेंगे पोषण। यानी कि पोषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को या भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। क्या क्या कहा मैंने कि पोषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को या भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है ना। तो ये होता है पोषण। अब यहाँ पे पोषण को क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, नंबर 3 पे आता है परिवहन। सर परिवहन समझा दीजिए, परिवहन क्या होता है। तो आप सोच के देखिए कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन तो चला जाता है पेट में, लेकिन क्या भोजन सिर्फ पेट को ही चाहिए? जरा सोच के देखिए, क्या दिमाग को भोजन नहीं चाहिए? चाहिए सर। अगर दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो दिमाग काम नहीं करेगा, और जब दिमाग काम नहीं करेगा तो आप कैसे किसी चीज़ को समझ पाएंगे? सब कुछ बेसिकली आपका पूरा शरीर इस दिमाग के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, समझ रहे ना बात को। तो अगर दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे ब्रेन को भी भोजन चाहिए, और भोजन तो पेट में जाता है। इसका मतलब जब वो भोजन पचता है तो ब्लड के द्वारा, ब्लड में घुल करके शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी इस स्टूडियो में ना तो कोई एसी लगा है और ना कोई फैन वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रहा है। तो ये होता है परिवहन, यानी कि पदार्थों का आदान प्रदान, ठीक है, पदार्थों का शरीर में आदान प्रदान, ये परिवहन है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर आपके दिमाग को भोजन ना मिले, एनर्जी ना मिले, तो कैसे काम करेगा? ठीक है, भोजन तो पेट में चला जाता है, इसका मतलब उसका आदान प्रदान होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब नंबर 4 पे आते हैं, इसको समझते हैं उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन का अर्थ होता है कि जब आपने भोजन ग्रहण कर लिया, उसका आपका शरीर उपयोग कर लिया, तो आपको इतना पता ही होगा कि उस भोजन में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ भी हैं जो आपको नहीं चाहिए, जैसे आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, भोजन टूटता है, ठीक है, या फिर CO2 एक्स्ट्रा में बनता है तो CO2 आप निकाल देते हैं, तो आपके लिए CO2 भी एक बेकार पदार्थ है। इसके अतिरिक्त आप भोजन करते हैं तो मल मूत्र भी बनता है, आप समझ रहे हैं ना, वेस्ट मटेरियल। यानी कि जो ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, उन पदार्थों को आपका शरीर बाहर निकाल देता है। उसके लिए विशेष अंग हैं जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो अगर ये भी ना हो, मतलब आप सोचिए कैसा होगा अगर आप खाए जाएं, सिर्फ खाए जाएं और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट ना निकले, तो सोचिए इंसान जिंदा रहेगा क्या? नहीं जिंदा रहेगा ना। आप खाना खा रहे हैं लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से नहीं निकल रहा है, मतलब मल मूत्र निकल ही नहीं रहा है, तब जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। इसका मतलब परिवहन, अगर आपके दिमाग को एनर्जी लगातार ना मिले तभी आप जिंदा नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं। यानी कि परिवहन भी ज़रूरी है। पोषण, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह पाएँ, लेकिन आपको पता है कि भोजन के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, उसको पोषक तत्व, उसको भोजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद समझिए श्वसन। अभी हमने समझा कि अगर आप श्वसन नहीं करेंगे, अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कैसे जिंदा रहेंगे? समझ रहे बात को। यानी इनमें से एक भी क्रिया अगर नहीं हुई, एक भी क्रिया अगर आप में नहीं होती है तो कोई भी जीव, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई सजीव है, गाय भैंस बकरी वगैरह, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। आई बात समझ में। इसलिए इन सभी क्रियाओं को जो हमने यहाँ पे लिखा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसलिए हमने डेफिनेशन दिया है कि वे सभी क्रियाएं जो किसी सजीव में जीवन को बनाए रखती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। आई बात समझ में। अब चलिए, एक बेसब्री से आपका इंतजार होगा, एक होता है जनन। क्या सर जनन को लाइफ प्रोसेस कहें या नहीं कहें? क्योंकि यहाँ कई बार देखे होंगे कि जनन लिखा भी जाता है कि लाइफ प्रोसेस है। तो आइए देख लेते हैं। तो अगला एक हम लेते हैं, उसको नोट में लिखने का प्रयास करेंगे कि उसे हम लाइफ प्रोसेस कहें या नहीं कहें। तो यहाँ नोट में देखिएगा, नोट में लिखते हैं जनन, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब जनन क्या है? मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जनन क्या है। जनन बेसिकली, जनन का अगर अर्थ बताएं एक वाक्य में, तो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। इसका मतलब आप देख रहे हैं ना जी, पहले जनसंख्या कितनी थी अर्थ पे या हमारे भारत देश में, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया की। इसका मतलब कोई तो प्रोसेस है जो इंसान या सजीव
या जीव जंतु कर रहे हैं जिससे हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है, वही जनन है। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करता है, ठीक है, और अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, अपने प्रजाति को बनाए रखता है, वही जनन है। अब अभी इसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका अलग सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको हम समझा दिए कि जनन क्या है। अब सोचिए, क्या अगर आप जनन नहीं करते हैं तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे। अब सोचिए कि जब कोई छोटा बच्चा होता है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, वो जनन किया है क्या? नहीं ना किया है। वो रिप्रोडक्शन किया है क्या? नहीं ना किया है। आप समझ रहे ना? या कोई भी फीमेल है जो कि 4 साल 5 साल, कोई भी बच्चा हो 4 5 साल 7 साल का हो, क्या वो जनन किया है? तब बोलोगे नहीं किया है। फिर भी जिंदा है या नहीं, आप बताइए। तब बोलोगे जिंदा है। इसका मतलब अर्थ ये निकलता है कि जनन को लाइफ प्रोसेस कंसीडर नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग लिख भी देते हैं, ठीक है, कई सारा किताब भी लिख भी देता होगा, बहुत सारी अच्छी किताबें जो नहीं भी लिखती है, क्योंकि रीज़न क्या होगा? देखिए, ऊपर ही हमने पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव जिंदा रहता है, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव जिंदा रहता है, जिसके बिना वो मर जाएगा, वो न लाइफ प्रोसेस है जी। अब बताइए, जनन के बिना कोई मर जाएगा क्या? नहीं ना मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। अगर जनन कोई ना करे तो मरेगा नहीं। हाँ, जनन जरूरी है, किस लिए? अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन किसी इंडिविजुअल प्राणी यानी किसी स्पेशल एक जीव के जिंदा रहने के लिए जनन जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जनन को हम लाइफ प्रोसेस यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जनन को हम लाइफ प्रोसेस नहीं मान रहे हैं, जनन को हम लाइफ प्रोसेस नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि बिहार बोर्ड कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जनन उसमें ऑप्शन में देता है कि नहीं। अगर मान लीजिए देता है कि निम्नलिखित में कौन जय प्रक्रम नहीं है, अगर श्वसन दे दिया, पोषण दे दिया, परिवहन दे दिया और एक जनन दे दिया, तो आपको जनन को अलग कर देना होगा, जनन को लाइफ प्रोसेस नहीं मानेंगे, ठीक है। कभी ऐसे दे दिया श्वसन, पोषण, जनन दे दिया, एक कोई अन्य क्रिया दे दिया जैसे चलना, ऐसे कुछ कर दिया, तो जनन को भी लाइफ प्रोसेस मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन हम यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, आपको रीजन समझा दिए हैं। अगर यहाँ से आपसे रीजन पूछा जाए कि जनन को लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं मानते हैं, तो आप कारण यहाँ लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में कारण लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा रीजन कि जनन लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि जनन किसी जीव के जिंदा रहने में सहायक नहीं है, बस उसकी प्रजाति को बनाए रखता है। लेकिन जनन के बिना ऐसा नहीं कि कोई जीव मर जाएगा, इसलिए जनन को हम लाइफ प्रोसेस नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, हमने देख लिया, हमने इसको समझ लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक है वह है पोषण। क्या है जी? पोषण है। तो थोड़ा पोषण को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, आप इस स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आइए, अब हम आगे देखते हैं पोषण, यानी कि पोषण। आगे क्या देखते हैं जी? पोषण। पोषण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण क्या है समझते हैं। देखिए, पोषण क्या है बेसिकली कि पोषण का अर्थ हो गया कि जब आपने भोजन ग्रहण किया, तो सिर्फ भोजन ग्रहण करना ही पोषण नहीं है, सिर्फ खा लेना ही पोषण नहीं है। पोषण का अगर सही से हम मीनिंग समझने का प्रयास करें तो पोषण का अर्थ है कि जब आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अब भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन का आप उपयोग कर लिए, आपका शरीर उसका उपयोग कर लिया, तब इस प्रक्रिया को हम पोषण कहेंगे। यानी पोषण का मतलब हुआ भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करना, सिर्फ भोजन ग्रहण करना पोषण नहीं है। अगर आपने खा लिया, सिर्फ खा लिया और बिल्कुल आपके शरीर में पचा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, आपका शरीर उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाया, तो एक्चुअल में आपने पोषण नहीं किया, वो पोषण नहीं माना जाएगा। पोषण का मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया, वह विधि जिसमें कोई भी जीव भोजन को या भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उन्हें ग्रहण कर उनका उपयोग कर ले, मतलब उसका जो शरीर है इसका उपयोग कर ले, तब हम उसे पोषण कहेंगे। आई बात समझ में? और बेसिकली जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सबको हमारा शरीर अवशोषित करता है, समझ रहे हैं ना, उसका उपयोग करता है, उससे एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो ये क्या होता है? ये होता है पोषण। समझ में आ रही है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पोषण का, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए कि वह विधि या वह प्रक्रिया
वह विधि जिसमें जीव भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। भोजन के पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। कमा पोषण कहलाता है। समझ रहे ना बात को? यानी कि पोषण वह विधि है जिसमें कोई भी सजीव, अब निर्जीव तो ग्रहण करेगा नहीं, तो कोई भी सजीव जब भोजन को ग्रहण करेगा या भोजन में जो पोषक तत्व हैं उसे खाएगा, उसे ग्रहण करेगा और जब उनका उपयोग कर लेगा उसका शरीर, तब हम क्या कहेंगे उसे? तब हम उसे पोषण कहेंगे। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आसान चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, पोषक तत्व। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, पोषक तत्व क्या है सर? तो अभी मैंने आप सभी को नाम बताया, आप सुने भी होंगे, पहले से पढ़े भी होंगे कि भोजन में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, भोजन के आवश्यक घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे वसा, जैसे विटामिन, जैसे खनिज लवण, है कि नहीं, जल, ये इन सबको मिला के हम बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इन्हीं पोषक तत्वों से आपको ऊर्जा मिलती है और यही आपके शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। और शरीर में जितनी सारी क्रियाएं हैं उन सब को भी ये क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोषण। अब हमें पढ़ना है पोषण के प्रकार। हमें क्या पढ़ना है? पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पोषक तत्व क्या है। क्या जान लेते हैं? पोषक तत्व क्या है। तो आइए, तो यहाँ पे नोट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट में हम लिख देते हैं पोषक तत्व। क्या लिख देते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व। अब बताइए, पोषक तत्व अभी आपको समझा दिए कि पोषक तत्व क्या है सर? तो भोजन के आवश्यक तत्व, भोजन के आवश्यक तत्व, भोजन के आवश्यक घटक, उन्हें हम क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। तो पोषक तत्व का मतलब क्या हुआ? तब लिखेंगे भोजन के या भोजन में उपस्थित उपयोगी पदार्थ। कई तरीके से आप बोल सकते हैं, हम सिंपल लिखते हैं भोजन के आवश्यक घटक या तत्व आप बोल दो, भोजन के आवश्यक घटक या तत्व, इन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सर पोषक तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से ये भी दो प्रकार के होते हैं। संख्या में 6 बोल सकते हैं आप। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। ऐसे आप 6 को बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि पोषक तत्व के प्रकार कितने हैं तो आप बताएंगे 2। एक को बोलेंगे बृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक को बोलेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म और बृहद। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये भी 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? तो आप बोल सकते हैं ये पोषक तत्व होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार, संख्या में बाद में हम लिखेंगे कि 6 होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से? एक को हम बोलेंगे, नंबर 1 को हम बोलेंगे बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व। एक आप इसको बोलेंगे। दूसरा किसे बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक तत्व। अब बोलेंगे सर इसको एक एक लाइन समझा दीजिए कि बृहद पोषक तत्व किसे कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि, ठीक है, तो बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व समझ में आ रही है। इसे आप लिख सकते हैं कि बृहद पोषक तत्व कौन है? कि वैसे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में है। बहुत सिंपल चीज़ है।
जो पोषक तत्व शरीर को ढेर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो बृहद हो जाएगा, ठीक है। और जो कम मात्रा में चाहिए वो सूक्ष्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका डेफिनेशन लिखना या ना लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक लाइन हम लिख भी देते हैं आपके लिए, आप लिख सकते हैं, जो पोषक तत्व शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, शरीर को अधिक मात्रा में, वैसे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में। और ये क्या है, शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में। पूरा बना के लिख सकते हैं, पूरा बना के लिख सकते हैं कि वे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में हो उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और वे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को बहुत अधिक मात्रा में हो उसे हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व जो हैं इनकी संख्या अभी आपको मैंने 6 बताया। यहाँ से हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पूरा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक भी एमसीक्यू बोर्ड में नहीं छूटेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट सही है, ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं हम लोग, 6G ज्ञान टीम मेहनत कर रही है पूरा दिलो जान से, ईमानदारी से, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और सब जगह फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।